Students, today we are going to discuss your subject Hindi व्याकरण. Okay, हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 20. तो आज हम बेटा आज आपके हिंदी व्याकरण विषय के पाठ 20 को पढ़ेंगे. पाठ 20 का क्या नाम है? पाठ 20 का नाम है अविकारी अथवा अव्यय. यानी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अविकारी और अव्यय जैसे शब्दों को पढ़ते हैं. इनमें हम संबंध बोधक को भी पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक को भी पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक को पढ़ेंगे और निपात को पढ़ेंगे. ये चारों डिफिनीशन के बारे में हम पढ़ेंगे. क्या होते हैं चार शब्द, क्या होते हैं. तो अब ये चारों क्या होते हैं? अविकारी अथवा अव्यय. अविकारी अव्यय क्या होता है? मैंने जैसा कि पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि अविकारी अव्यय ऐसे होते हैं जिनके लिंग, रूप, वचन यानी किसी में भी इनमें परिवर्तन नहीं होता. ये ऐसे हैं, कहते हैं कि मैं एक जगह खड़ा रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा. ये अपरिवर्तनशील व्यक्ति हैं. ठीक है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता. उन्हीं को अविकारी अथवा अव्यय कहते हैं. अब देखिए कैसे. तो हम चलते हैं पहले संबंध बोधक. संबंध बोधक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये संबंध बोधक है बेटा. संबंध बोधक यानी कि संबंध जोड़ना. अब संबंध कैसे जोड़ रहा है देखिए. पहले इसको ध्यान से देखिए. यहाँ मेज और फल है, यहाँ बच्चा है और घर है उसका. देखिए कैसे. मेज के ऊपर फल रखे हैं, यानी मेज के ऊपर फल रखे. कलर क्या है? के ऊपर. जगदीश बाजार की ओर गया. ये बाजार की ओर जा रहा है. ठीक है, तो ध्यान देना कि उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द के ऊपर, की ओर, यानी के ऊपर इसमें और की ओर इसमें संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं. संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जगदीश है और मेज है, अब फल है. ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं मेज, और उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं. अतः यह संबंध बोधक अव्यय है. कैसे? जैसे मेज और फल दोनों का संबंध किससे है? कि ऊपर रखा गया है. यानी ऊपर वाला जो शब्द है ये अव्यय. अब इसको ऊपरी तो करोगे नहीं, ऊपरे तो करोगे नहीं, इसीलिए इसमें चेंज नहीं होगा. ये अव्यय हो गया, अभिकारी. और ऊपर है यानी मेज और फल के बीच का संबंध क्या है? ऊपर. और हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी बोधक शब्द के साथ परसर्ग जरूर आता है. परसर्ग यानी काकी के में पर, जैसे मैं आपको कारक बताया था. ठीक है, तो ये चीज़ जरूर होते हैं. अब मेज के ऊपर फल रखे हैं, यानी किसके ऊपर? मेज के ऊपर फल रखे हैं. तो ऊपर क्या हो गया? अविकारी संबंध हो गया, यानी संबंध बोधक. अब अविकारी तो है, लेकिन संबंध कैसे? क्योंकि दोनों का संबंध दिखा रहा है कि मेज और फल का संबंध क्या है? ऊपर है. ठीक है, जगदीश बाजार की ओर गया. जगदीश और बाजार का संबंध क्या है? कि उसके ओर गया, बाजार की ओर गया, ओर. तो ये संबंध हो गया. अब की जो है परसर्ग लग गया. ठीक है, तो ये ऐसे शब्द आते हैं. ध्यान दें कि इनके पहले के से को की परसर्ग आते हैं, जो बाद के रूपों के साथ संबंध होता है, जोड़ते हैं. यानी कि अव्यय के पहले क्या आते हैं? परसर्ग. बाद में नहीं, अव्यय के पहले. ठीक है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए बेटा. संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध रखते हैं. जाहिर सी बात है, दो के बीच का बात है, संज्ञा और सर्वनाम, और उनके पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है. यानी काकी के में पर परसर्ग आएगा ही. कुछ इसके अव्यय के उदाहरण देख लीजिए. संबंध बोधक के मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया, यानी विद्यालय और मेरा क्या था? कि दूर. संबंध हो गया, और से परसर्ग लगा है, क्योंकि से ही लगाएंगे. विद्यालय के दूर तो पहुंच गया, गलत हो जाएगा ना. तो परसर्ग भी वही लगाएंगे जो सटीक बैठता हो, सटीक उसके साथ जो यूज होता है. मीरा के बाद कृष्णा जाएगी. मीरा के बाद. अब मीरा से बाद नहीं, मीरा में बाद नहीं, मीरा के बाद कृष्णा जाएगी. तो माताजी रसोई के अंदर है. माताजी किसके अंदर है? रसोई के अंदर है. माताजी और रसोई का संबंध क्या है? अंदर का. मदन से पहले रमन मंदिर पहुंच गया, यानी मदन और रमन का क्या था संबंध? कि मदन और रमन मंदिर का संबंध क्या था? कि पहले का था. ठीक है, तो ये संबंध हो गया बेटा. में पर आया है संबंध बोध के प्रकार. कुछ है संबंध बोधक के प्रकार. संबंध बोधक शब्दों के भेद दो आधार पे किए जाते हैं. कब किस में? यानी संबंध बोधक
व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे। यानी संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, इसको दो प्रकार से चेंज करते हैं। एक व्युत्पत्ति के आधार पे इसका भेद निकालते हैं और एक अर्थ के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे कैसे? व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। यानी व्युत्पत्ति मतलब तोड़ मरोड़ कर देना है। तो मूल और यौगिक। और मूल क्या है? जैसे जड़ उसका। और यौगिक क्या होता है? जोड़। जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं। ठीक है। तो मूल देखिए, जैसे तक, भर, समेत, बिना आदि, ये सब व्युत्पत्ति, ये सब मूल है। यौगिक क्या है? जैसे की प्लस और, तो की और, के प्लस समान के समान। यानी जब सीधी सी बात, जब जोड़ने वाली संख्या आए तो यौगिक है और बाद वाली जो है तो मूल है सीधे। ठीक है। तो ये दो शब्द हमको मिले, यानी इसको संबंध बोधक को हम दो आधार पर भेद करते हैं, एक व्युत्पत्ति और दूसरा अर्थ। व्युत्पत्ति में मूल यौगिक है और अर्थ में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है। तो अब आते हैं इसमें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार से हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा, एक कालवाचक है, दिशावाचक, स्थान, समतावाचक, संबंधवाचक, रहितता, साधन, विरोध, कारण, उद्देश्य। अब देखिए कालवाचक क्या है? जहाँ समय बताए, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पीछे, जहाँ समय की गणना हो वहाँ कालवाचक होता है। संबंधवाचक। दिशा, जहाँ दिशा बताए कि उसके निकट, उसके सामने, के पास, की तरफ, यानी दिशा का बोध हो रहा है ना, डायरेक्शन का बोध हो रहा है। स्थान, यहाँ स्थान का, प्लेस का बोध होगा। के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के बीच, के अंदर, ये सब प्लेस का। जहाँ अब समता क्या है? के अनुसार, की तरह, के अनुकूल, यानी जहाँ दो के बीच में समानताएं जुड़ी जाएं उसको उसको कहते हैं समतावाचक। तो की तरह, अनुकूल, के समान, के सदृश, के सदृश यानी उसके जैसा, तो ये समता हो गया। संबंध, के संग, के साथ, के सहित, के, यानी दो का एक, दो दो शब्दों का एक साथ जोड़ दिखा रहा है। ठीक है। रहिता क्या होता है? के रहिता, न रहितता। रहितता मतलब नाम से ही कि उसके बिना की, यानी रहित यानी नहीं। तो के बिना, के सिवाय, के बगैर, के अलावा, ये सब रहितवाचक जैसे शब्द हैं। ठीक है। साधन, के द्वारा, के सारे, जैसे बस के द्वारा हमने गया तो साधनवाचक हो गया ना। निमित्त के निमित्त के, और के निमित्त हो गया, के उसके उससे काम हुआ। ठीक है। साधन। विरोध, यहाँ विरोध की बात हो रही है। के विरोध, के उल्टे, के विपरीत, के प्रतिकूल। कारण में कारण बताया जाता है, के लिए, के मारे, के कारण। उद्देश्य में उद्देश्य बताया जाता है, किसके लिए काम हुआ है। के निमित्त, के लिए, के हेतु। ठीक है। तो कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं अर्थवाचक? तो कुल मिला के लगभग आए हैं बेटा 3, 3, 6, 3, 9, 10 10 प्रकार के बताया गया है। ठीक है। अब संबंध तथा क्रिया विशेषण में अंतर देख लीजिए। संबंध बोधक आपने पहले ही, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या होती है? डूइंग एक्शन। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है? जब हमारी क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध बोधक भी होते हैं, यानी दोनों होते हैं। जैसे यहाँ, पहले, ऊपर, नीचे, अंदर। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के हो साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। ध्यान दीजिए, जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक, लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। यानी जब एक क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता तो क्रिया विशेषण। जैसे अब क्रिया विशेषण संबंध बोधक देखिए कि से बाहर यहाँ भी आया है बेटा, बाहर यहाँ भी आया है, से तो परसर्ग हो गया हमारा। देखिए छात्र कक्षा गए, यानी सीधे सीधे दे रहा है छात्र कक्षा से बाहर गए। तो छात्र क्या है? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम। तो अब यहाँ संज्ञा सर्वनाम मत देखो, अभी अभी बस इतना देख लो संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ ही ये आ रहा है, इसीलिए क्या है? संबंध बोधक। अब यही बाहर अगर आ गया कि छात्र बाहर गए, यानी छात्र बाहर गए, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है कि छात्र गए, तो गया क्या है? विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। तो अब किसके लिए जा रहे हैं? तो बाहर जा रहे हैं ना, तो उनकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है। जैसे अंदर चलिए, अब कमरे के अंदर चलिए, तो ध्यान देखिए बेटा, सीधे सीधे जब उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये अव्यय शब्द, तो वहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये सब एक अव्यय शब्द आया है तो संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न आएंगे, ये सब आप लोग कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं इसका आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है। सेकेंड पार्ट आया है बेटा आपका अब समुच्चय बोधक, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? देखिए जो अव्यय पद, अव्यय हमने पहले ही देखा कि जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, देखिए एक शब्द का दूसरे शब्द से, अब शब्द क्या होता है? जैसे ये लिखिए, शब्द ही है। ठीक है। ये शब्द ही है बेटा, लिखिए, जिसमें शब्द निम्नलिखित, ये सब शब्द हैं और ये वर्ण से मिलके बने हैं।
ठीक है। तो शब्द वर्णों से मिलके बनते हैं और शब्दों से मिलके पद बनता है। ठीक है। अब पदों से मिलके बनता है एक सेंटेंस जो कि कंप्लीट होता है, जिसका कोई सार्थक का सब अर्थ निकलता है। अब समुच्चय बोधक में देखिए, एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए, तो जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी अव्यय पद को पदों के, अव्यय को पद को पदों के साथ, शब्द को शब्दों के साथ, वाक्यांश को वाक्यांश के साथ, वाक्य को वाक्य के साथ जोड़ते हैं, वो क्या कहते हैं? ऐसे संबंध सूचक शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कंजक्शन। जैसे गोपाल और राजन सच्चे मित्र हैं, तो गोपाल और राजन को कौन जोड़ रहा? और। तो और क्या हो गया? कंजक्शन। मेरी बात मान लो अन्यथा बाद में पछताओ। देखिए, बाद में पछताओ एक वाक्य हो गया, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, तो बाद में पछताओगे, और मेरी बात मान लो, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? अन्यथा। इसलिए अन्यथा क्या है? समुच्चय बोधक। यानी अब यहाँ देखिए, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ लिया, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ लिया। माँ ने कहा, यहाँ भी देखिए दो को जोड़ रहा है कि आज मुझे कहीं जाना, तो की लग गया ना बीच में, इसलिए समुच्चय बोधक है। जो जो देखिए यहाँ पे आ गया, झूठ बोलते हैं उनका कोई विश्वास नहीं करता। सीधे सीधे झूठ बोलते हैं के बाद कामा लगा है बेटा, देखिए ये कामा लगा है, कॉमा। तो कॉमा के बाद वाला एक दूसरा हो गया ये, तो इनको जोड़ रहा है जो, तो जो क्या हो गया? समुच्चय बोधक। यहीं पे है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। यदि और तो दोनों क्या है? दोनों जोड़ रहे हैं शब्दों को। अब सीधे सीधे कह सकता था कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल अवश्य हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे यदि, कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो। ठीक है। तो समुच्चय बोधक में समुच्चय बोधक जैसे शब्दों में देखिए, पहले वाक्य में और, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हाँ, ये पहले वाक्य में और दो पदों को जोड़ रहा है, यानी पहले वाक्य में जो और है वो दो पदों को जोड़ रहा है, ये हमने बताया। और अन्य वाक्यों में अन्यथा कि जो यदि तो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए समुच्चय बोधक। उपवाक्य मतलब कि दो वाक्यों को, दो वाक्य यानी कि दो उपवाक्य से एक वाक्य बनता है। ठीक है। तो वहाँ पे उपवाक्य होते हैं। अब इसके भी भेद होते हैं, कंजक्शन के भी, समुच्चय बोधक वाक्य अव्यय के भी भेद होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक समान पदों, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक समान पद हों, पदबंध हों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ता है, उसे समानाधिकरण कहते हैं। तो समानाधिकरण तो मतलब कहा जाता है कि एक समान जैसे पदों को जोड़ता है तो उसे समान। लेकिन अब इसमें कुछ बताएगा आगे, देखिए। मैं दाल रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर के बाद एक गिलास पीता हूँ, एक गिलास दूध पीता हूँ, तो यहाँ और, तथा, गिलास दूध, ये सब समुच्चय बोधक जैसे शब्द आ गए, यानी समानाधिकरण। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। यानी जब अव्यय शब्द दो या दो से अधिक समान पदों, देखे दो या दो से अधिक, अब दो या दो से अधिक समान पद, एक पद, दो पद, तीन पद, दो या दो से अधिक समान पदों को या पदबंधों को, पद को जब जो जोड़ता है उसे पदबंध, यानी पद को जो बांध के रखता है, पदबंधों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ता है, समानता के आधार पर जोड़ता है, उसे समानाधिकरण। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। न तुम कुछ कर सकते हो न तुम्हारा दोस्त। देखिए, समान ला रहा है, समाना, मोहन ने या शाम ने। ठीक है। अब इनमें देखिए, ऐसे वाक्यों, इन वाक्यों में और, तथा, लेकिन, न, या, इसलिए आदि दो समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ऐसे वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो समानाधिकरण समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय के भेद भी होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिमाण। संयोजक यानी जोड़ने वाली चीज को संयोजक कहते हैं। विभाजक अलग करने वाली बात हो तो विभाजक। विरोध यानी किसी की विरोधाभास आए, किसी की विरोध की। अपरिमाण में यानी, परिमाण आप जानते हैं वजन से रिलेटेड, माप से रिलेटेड। ठीक है। संयोजक जो समुच्चय दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे तथा, ये, व और आदि। पहले ही मैंने बताया कि जब जोड़ने की बात हो रही, गांधी जी ने हमें सत्य, अब देखिए अहिंसा का पाठ पढ़ा, अब इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? एवं। यहाँ प्रसाद जी और आ गया निराला जी, तो यहाँ भी दो और, तो इस प्रकार से क्या हो गए? राम लक्ष्मण तथा सीता, तथा क्या होगा? संयोजक। अब विभाजक देखिए, अलग होने की जब बात की जा रही है, जो समुच्चय बोधक एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे एक ही श्रेणी के दो व्यक्ति हों, प्राणी हो, कुछ भी हो, उनमें से एक को अलग किया जा रहा हो, तो उस अलग कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे विभाजक कहते हैं। अब यहाँ पे चाहे, ना, न, अथवा, या, चाहे, चाहे, न, ये सब जैसे विभाजक के शब्द होते हैं। ठीक है।
आप चाहें, आप जाते हैं या मैं जाऊं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा आप जाते हैं या मैं जाऊं, तो या आ गया ना। अब अलग होने की बात की जा रही थी, विरोध विभाजक है। न मैंने उससे कुछ कहा न उसने मुझसे कुछ कहा, यानी यहाँ भी विभाजक है। यानी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, अलग अलग कर रहा है, न मैंने कुछ न उससे कुछ। बलि को राम ने मारा था अथवा रावण ने, यहाँ भी अलग अलग की बात की जा रही है। तो जहाँ अलग अलग की बात की जा रही है वहाँ विभाजक होता है बेटा। विरोधवाचक में आइए। जो समुच्चय बोधक शब्द विरोध प्रकट करते हुए भी दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब ऐसे समुच्चयवाचक शब्द जो विरोध भी करें और जोड़ें भी दो उपवाक्यों को, उन्हें विरोधवाचक है। जैसे कि अब इनका शब्द कुछ क्या होता है, किंतु परंतु यदि बल्कि पर लेकिन की तथा आदि, ये सब होता है। अब देखिए उदाहरण, मैं आपके कार्यालय गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। विरोध कि मैं आपके कार्यालय गया था, अब विरोध क्या हो गया कि आप वहाँ नहीं थे। लेकिन शब्द हो गया विरोधवाचक का, परंतु भी हो गया और बल्कि। वह धनवान है परंतु वह बहुत कंजूस है, यानी विरोधाभास लग गया कि धनवान है लेकिन वह क्या है, कंजूस है। तो ऐसे शब्द महान व्यक्ति अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र होते हैं। देखिए अब आते हैं परिमाण, वजन की बात की जा रही है। जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए दूसरे उपवाक्य का परिणाम का बोध कराते हैं, यानी दो को जोड़ें भी और दूसरे उपवाक्य का परिणाम का बोध भी कराएं, वे परिमाण परिमाण वाचक शब्द कहलाते हैं। अतः इसलिए अतएव इनमें शब्द आता है। जैसे काम समाप्त हो गया, अतः मैं भी आ गया। देखिए समाप्त पूरा होने की, काम पूरा होने की बात हो रही, यानी माप की बात हो रही परिमाण की, अतः मैं भी आ गया। अब अतः क्या हो गया, परिमाणवाचक। अब दूसरे सेंटेंस को पूरा भी करा रहा है। देखिए दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध, यानी दूसरा तब आया तब जब ये काम कंप्लीट हुआ। तो पहला जब कंप्लीट होगा तो पहले को देख के दूसरा कंप्लीट हो रहा है, वहाँ परिमाणवाचक होता है। और साथ में मापने की भी बात आई है वह, ठीक है। आपने बुलाया था इसलिए मैं चला गया, यानी मैं तभी आया जब आपने बुलाया था, तो ये तो आ गया और इसीलिए क्या है, परिमाणवाचक। फिर व्यधिकरण समुच्चय बोधक में देखिए, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें उन्हें व्यधिकरण उन्हें क्या कहते हैं, व्यधिकरण कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, यानी जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण कहते हैं। जैसे कि मोहन विद्यालय से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, यानी यहाँ आश्रित हो गया है कि मोहन विद्यालय से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब यहाँ क्योंकि देखिए सीधे सीधे जोड़ रहा है कि अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं जब अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित। अब आश्रित कौन हो गया, यानी उसकी तबीयत खराब हुई, वो उस पे आश्रित है। मोहन क्यों, क्योंकि मोहन तभी घर गया जब उसके मित्र की या उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। अब मोहन की तबीयत खराब हुई, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है मोहन, यानी आश्रित होगा किस पे, बुखार पे आश्रित हो गया, तभी वो घर गया, क्योंकि यहाँ शब्द हो गया। फिर यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ है पिताजी ने कहा कि चाचा को तुरंत बुला लाओ। पिताजी ने कहा कि चाचा जी को तुरंत बुला लाओ। अब यहाँ पे की क्या हो गया, की कौन सा शब्द है, कि यहाँ पे व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम करूँ, यानी मैं तभी घर जाऊँ कि आराम कर सकूँ, तो यहाँ पर ताकि लगा है, ठीक है। अब ये है जैसे शब्द क्योंकि, की, ताकि, यद्यपि, तथापि, ये जो ऊपर आए हैं यह शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित क्या होता है कि जो बिना प्रथम के उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाए, इसीलिए वो आश्रित हो गया, यानी वो जब पहला होगा तभी दूसरा काम कंप्लीट होगा, तो आश्रित हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके भी भेद होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद ये भी चार प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। कारणवाचक में क्या कह रहा है, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताता है उसे कारणवाचक कहते हैं। क्योंकि चूंकि यानी जहाँ पे कारण की बात, वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह क्या था, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है बेटा। वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है सीधे सीधे, इसीलिए रामू निर्धन था इसलिए मकान नहीं। तो यहाँ पे कारण की बात हो रही, दो वाक्य तो आ रहे हैं लेकिन जब दोनों में बीच में बोधक शब्द अव्यय आ रहे हैं लेकिन वो कारण की बात हो रही, तो कारण। संकेतवाचक में जब संकेत की बात करें, यदि, तो, तथा, तथापि, तद्यपि, जो, सो,
यदि तुम ध्यान से पढ़ते तो सफल हो जाते। देखिए यदि और तो क्या हो गया, संकेतवाचक है, यानी संकेत दे रहा है कि तुम ध्यान से पढ़ते तो पास हो जाते। यद्यपि वह गरीब तथा ईमानदार है, देखिए तथा यहाँ भी संकेत की बात है। यद्यपि वह गरीब है, यानी संकेत अंगुली दे के बात की जा रही है। यद्यपि वो गरीब है तथा ईमानदार है। स्वरूप में क्या बात हो रही, स्वरूपवाचक में जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन के आश्रित उपवाक्य का स्पष्टीकरण कहते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक। अर्थात जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्य को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन यानी पहले वाले कथन प्रधान कथन के आश्रित उपवाक्य का स्पष्टीकरण कहते हैं, यानी प्रधान वाक्य के और प्रधान वाक्य के जरिए आश्रित उपवाक्य का स्पष्टीकरण कहते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक। जैसे अर्थात, जैसा कि, यानी ये सब शब्द हैं। जैसे आज 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस, यानी पहले की व्याख्या क्या कर रहा है इसमें, तो यह आश्रित है इस पे और अर्थात लग गया, ठीक है। स्वरूप बता रहा है, मैं घर पर ही रहूं यानी कोई काम न करूं। यहाँ भी देखिए स्वरूप बता रहा है कि आश्रित स्पष्टीकरण कर रहा है कि मैं घर पर ही हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मैं कोई काम न करूँ, ठीक है। अब उद्देश्यवाचक है, यहाँ उद्देश्य की बात की जा रही है। जब उद्देश्य की बात की जा रही है, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं, उन्हें समुच्चय उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे कि, ताकि, जो, जिसमें, यानी दो उपवाक्य को जब जोड़ते हुए ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं, यानी प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य बताते हैं। जैसे मन लगाकर परिश्रम करो ताकि सफलता मिल सके। देखिए यहाँ पे मन लगाकर परिश्रम करो, और क्यों परिश्रम करो, ताकि तुम्हें सफलता मिल सके। तो यहाँ उद्देश्य क्या है, सफलता मिलने की उद्देश्य है। और ताकि क्या आ गया, उद्देश्यवाचक, जिससे कि भी क्या हो गया, उद्देश्य। हम दूसरों के दुख में काम आना चाहिए हमें, तो के समय पढ़ने पर हमें उनका सहयोग प्राप्त करें। यहाँ भी देखिए उद्देश्य हो गया सहयोग पढ़ने की, इसलिए उद्देश्यवाचक है, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके। तो नहीं, ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, अभी इसमें कुछ और है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।